बात बांग्लादेश की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को कट्टरपंथियों ने 5 घंटे के भीतर दो हिंदू युवक की हत्या कर दी थी। पहले दिन दहाड़े कट्टरपंथियों ने राणा प्रताप बैरागी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा और फिर दुकानदार मोनी चक्रवर्ती की हत्या कर दी। अब राणा प्रताप बैरागी बांग्लादेश के जसोर जिले का रहने वाला था। कट्टरपंथियों ने राणा प्रताप बैरागी की हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर ही रात को करीब 10 बजे चोर सिंदूर बाजार में हिंदू दुकानदार मोनी चक्रवर्ती की हत्या कर दी। अब बदमाशों ने धारदार हथियार से अचानक हमला कर दिया। कट्टरपंथियों के हमले से बुरी तरह से घायल मोनी चक्रवर्ती को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मोनी चक्रवर्ती चोर सिंदूर के प्रतिष्ठित व्यवसायी मंदन चक्रवर्ती के सबसे बड़े बेटे थे। ये 3 हफ्ते में छठी वारदात है जिसमें हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। राणा बैरागी और मोनी की मर्डर के बाद स्थानीय लोगों में जहां दहशत है, तो वहीं बांग्लादेश के हिंदू अपनी सुरक्षा को लेकर डरे सहमे। अब राणा प्रताप बैरागी और मोनी चक्रवर्ती की हत्या ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आ चुके हैं। 18 दिसंबर को दीपू दास को जिहादियों ने जिंदा जला दिया था। उसके बाद अमृत मंडल उर्फ सम्राट मंडल की पीट कर हत्या कर दी थी। फिर ब्रजेंद्र बिस्वास की हत्या की गई। उसके बाद कोकन दास को जिंदा जलाकर मार दिया गया और अब राणा प्रताप और मोनी चक्रवर्ती को मारा गया है। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदू मरते रहेंगे और एक के बाद एक हिंदुओं को मारने की खबर आ रही है और आज भी बताया जा रहा है कि हिंदुओं के ऊपर इस तरह के हमले जारी हैं। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला जारी है, तो वहीं एक हिंदू विधवा के गैंग रेप का मामला सामने आया। कट्टरपंथियों ने महिला के रिश्तेदारों को कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद महिला के साथ दरिंदगी की। महिला से रेप के बाद पेट से बांधकर उसकी पिटाई की और उसके बाल काट दिए। एक महिला के साथ कट्टरपंथियों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। घटना बांग्लादेश के नादीपारा इलाके की है, जहां 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि यहां के 40 वर्षीय हिंदू विधवा महिला के साथ पहले बलात्कार किया गया और फिर उसे पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए गए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर इसको वायरल भी कर दिया। अपने साथ हुई दरिंदगी के बाद महिला बेहोश हो गई और स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में महिला ने आरोपी शाहीन और उसके साथी के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। अब बांग्लादेश में सिर्फ आम हिंदू ही अनसेफ नहीं है, बल्कि जो हिंदू अफसर हैं वो भी अनसेफ है। बांग्लादेश में हिंदू महिला डीसी अन्नपूर्णा देवनाथ पर जानलेवा हमला किया गया। जिहादियों ने कुरीग्राम की डीसी के ऑफिस पर हवा बोल दिया और उनकी जान लेने की कोशिश की। ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि हिंदू महिला डीसी अन्नपूर्णा देवनाथ ने फेक पेपर पर कार्रवाई करने से मना कर दिया था। बांग्लादेश में जिहादी जमात के निशाने पर हिंदू दुकानदार हैं और अब एक और मामला खुलना बाजार का सामने आया, जहां हिंदू ज्वेलर शॉप पर लूट की कोशिश की गई। श्यामा ज्वेलर शॉप पर जिहादियों ने घुसकर लूटपाट करने की कोशिश की और हालांकि गनीमत यह रही कि समय पर बाकी हिंदू वहां पर पहुंच गए, तब जाके जिहादी जमात वहां से भागा। बांग्लादेश में जिहादी जमात की नजर हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर है। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक जिहादी हिंदू की प्रॉपर्टी को जब्त करके उस पर मस्जिद बनाने की बात कर रहा है। এই যে আমার পিছনে দেখতেছেন এগুলা সবগুলা হিন্দু বাড়ি। এখানে উলু উলু দেওয়ার কারণে আসমান এবং জমিন গুলা নাপাক হয়ে যায়। আমার ইচ্ছা আছে এই হিন্দু বাড়ির আশেপাশে একটা মসজিদ দিব, মাদ্রাসা দিব, যেখানে নও মুসলিম ভাইয়েরা দিন শিখবে এবং আজানের ধ্বনিতে সকাল হবে, আজানের ধ্বনিতেই রাত্রি হবে। এই যে আমার পিছনে দেখতেছেন। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास अज्ञात ड्रोन्स देखे जाने के बाद फायरिंग की गई है। यह फायरिंग अब से थोड़ी देर पहले शुरू हुई और करीब 45 मिनट तक चली। कराकस से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक राष्ट्रपति भवन के ऊपर ये ड्रोन्स देखे गए थे। आपको जानकारी दे दें कि एयरक्राफ्ट की आवाज भी सुनी गई। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन्स को निशाना बनाकर फायरिंग की। इस फायरिंग के बाद एक बार फिर वेनेजुएला में अफरा तफरी मच गई। कराकस के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने हालात को तो कंट्रोल में कर लिया है। फिलहाल राष्ट्रपति भवन भी सुरक्षित है। फायरिंग की खबर के बाद व्हाइट हाउस ने भी इस पर बयान दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि इस तरह के ड्रोन्स के बारे में अमेरिका की कोई जानकारी नहीं है, ना ही उनका कोई हाथ है। कल ही डेल्सी रोड्रिग्स ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है और उसके कुछ ही घंटों के बाद इस फायरिंग से सनसनी फैल गई है। एक बार फिर से जो गड़गड़ाहट है आसमान में वो सुनाई पड़ी, ड्रोन्स दिखाई पड़े, फायरिंग का मामला सामने आया है। हालांकि अमेरिका ने अपने आप को साइड कर लिया है। अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी करके ये बताया गया है कि इस हमले में उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन वेनेजुएला में क्या हो रहा है वो भी उस दिन जिस वक्त नए राष्ट्रपति ने शपथ ली, उसी दिन ये हमला राष्ट्रपति भवन के पास हुआ है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर एंटी ड्रोन गन के जरिए लगातार फायरिंग की जा रही है। राष्ट्रपति भवन के ऊपर कराकस में कुछ ड्रोन्स देखे गए थे, जिसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन एक बात कहनी होगी कि जिस तरह से मादुरो को उठाकर ले गया था अमेरिका की ओर से, उसके बाद वहां पर जो फोर्सेज थे ज्यादा चौकन्नी नजर आई और जैसे ही ड्रोन देखे उसके ऊपर फायरिंग की गई। अगर इतनी ही चौकसी बरती गई होती उस दिन तो शायद आज निकोलस मादुरो अपने ही देश में होते। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एक के बाद एक आपको एंटी एयरक्राफ्ट गन से जो गोलियां बरसाई जा रही हैं ड्रोन की तरफ, आप देख सकते हैं। वेनेजुएला की राजधानी में फायरिंग से हड़कंप मचा है, तो वही अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक हुई, जिसमें रूस और चीन ने अमेरिका और ट्रंप को जबरदस्त निशाने पर लिया। यूएनएससी की बैठक में रूस के प्रतिनिधि ने कहा कि ट्रंप ने वेनेजुएला में जो किया वो यूएन चार्टर का उल्लंघन है। और साथ ही रूस ने मादुरो और उनकी पत्नी को भी तुरंत रिहा करने की मांग की है। वहीं चीन की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका धमकी दे रहा है जबरदस्ती की नीति छोड़े और गैर हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर देशों के साथ अपने रिश्ते बनाए, और जो वेनेजुएला के साथ किया गया है वो पूरी तरह से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नहीं आता है। तो यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लेकर जिस तरह से अमेरिका ने उल्लंघन किया, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बैठक हुई थी उसमें अमेरिका के इस कदम को लेकर तमाम देशों ने उसकी निंदा की है। खासतौर पे रूस ने इसकी निंदा की है, चीन ने इसकी निंदा की है, और साथ ही दोनों ही देशों ने, रूस हो या चीन ने, कहा है कि जिस तरह से एक देश के संप्रभुता पर हमला किया गया, अमेरिका के सैनिक जाकर जिस तरह से निकोलस मादुरो को उनके देश के अंदर घुसकर किडनैप कर बाहर लेकर आए, वो कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने लेबनान पर एक बार फिर बड़ा हमला कर दिया है। एयर स्ट्राइक में इजराइल ने हिजबुल्ला और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने इस हमले में कई इमारतें तबाह कर दी हैं। धमाके से पूरा इलाका थर्रा गया। जगहों पर हमले की चेतावनी दी है, जिसके बाद से लोग भी दहशत में हैं। लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। इजरायली सेना का तो कहना है कि अब वो लेबनान में सिर्फ हिजबुल्ला और हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्ला इजरायल पर हमलों के लिए गांव को बेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके बाद ही वहां पर एयर स्ट्राइक हुआ है। उधर ईरान में भी बवाल तेज हो गया है। ईरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। 10वें दिन 100 से ज्यादा शहरों में विद्रोह की आग फैल गई है। लोग खामेनेई के खिलाफ सड़कों पर खुलेआम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारी उग्र होते जा रहे हैं। अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान के यासूज में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, तो फार्स के मिशकान में गुस्साई भीड़ ने IRGC की वैन को आग के हवाले कर दिया। अब ईरानी सुरक्षा बलों ने अब तक 1200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का प्रदर्शन जारी है। कई शहरों में इसी तरह से लोग मौजूदा सरकार के नियमों का और कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। उनके तमाम जो दावे हैं अब वो पस्त होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब मानने को तैयार नहीं है, सड़कों से हटने को तैयार नहीं है। अब ईरान पर युद्ध का खतरा मंडराता जा रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को लेकर धमकी दी है। कहा है कि अगर खामेनेई रिजीम प्रदर्शनकारियों की हत्या करना बंद नहीं करता है तो इसके बाद ईरान के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. और अब बात करेंगे दिल्ली में आवारा कुत्तों की गिनती पर मचे घमासान की। जी हां, इस मुद्दे पर बीजेपी ने आज दिल्ली विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा किया। केजरीवाल से माफी की मांग की। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक नारेबाजी करने लगे। बाद में उन्होंने गांधी प्रतिमा के पास भी प्रोटेस्ट किया और केजरीवाल से माफी की मांग की।
आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल बेशक दिल्ली विधानसभा के सदस्य ना हो, लेकिन उनके नाम पे दिल्ली विधानसभा में हंगामा हो रहा है। पीछे आप सत्ता पक्ष के विधायकों को देख सकते हैं, ये सब हाथ में तख्तियां लेके लगातार केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल माफी मांगो के नारे लगा रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि कुछ दिनों पहले ये कहा गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि दिल्ली में सरकारी शिक्षकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो आवारा कुत्तों को गिने, उसको पकड़ें। इस बात को लेके मंत्री के द्वारा पहले सफाई दी गई, ये बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। और आज जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, 11 बजते ही सबसे पहले अजय महावर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और फिर उसके बाद कपिल मिश्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज को माफी मांगनी चाहिए। इसी माफी की मांग के साथ विधानसभा में पहले जो सदन के अंदर हंगामा हुआ और उसके बाद सत्ता पक्ष के तमाम विधायक यहाँ पे गांधी मूर्ति के सामने आ गए और यहाँ पे लगातार अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ अजय महावर जी हैं, इन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया था। अजय जी, ये बताइए क्या मुद्दा था, क्या आपने सदन में उठाया, उसके बाद हंगामा हुआ? देखिए, पिछली 1 तारीख को मैंने स्पीकर महोदय को एक पत्र लिखा था जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और उनकी पूरी पार्टी के लोग जिन्होंने एक भ्रामक प्रचार दिल्ली और देश में फैलाने का काम किया कि दिल्ली सरकार ने अध्यापकों को कुत्तों की गिनती के लिए लगाया है, जबकि दिल्ली सरकार ने इसका खंडन भी किया और ऐसा कोई नोटिफिकेशन वो शासकीय रूप में नहीं दे पाए। निश्चित रूप से झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति, पाखंडपना की राजनीति वो करते आए हैं, लेकिन अब हम ये चलने नहीं देंगे। इसीलिए स्पीकर साहब को मैंने ये पत्र लिखा। बड़ी खबर आपके शहर अजमेर से है, जहां पर बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने कार सवार से 46 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। तस्वीरें जरा देखिए। कार सवार युवक पैसे लेकर अपने दोस्त के घर के पास पहुंचा ही था और जैसे ही उसने सड़क किनारे कार रोकी, तभी पीछे से एक बोलेरो आई और वहां आकर रुक गई। बोलेरो से 3 बदमाश उतर कर आए, जिनके चेहरे कपड़े से ढके हुए थे और उनके हाथों में डंडे थे। बदमाशों ने आते ही कार पर हमला कर दिया और कार में रखे कैश को लूटकर बदमाश जो हैं वो फरार हो गए। हालांकि उनका पीछा किया गया, लेकिन बदमाशों को नहीं पकड़ पाए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के जरिए इन बदमाशों की तलाश कर रही है जो इस पिकअप वैन पर आए थे और उन्होंने हमला करके 43 लाख रुपए लूट लिए। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां कल्याण ज्वेलर्स के एक शोरूम में चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। 4 महिलाओं ने महज 14 मिनट के भीतर करीब 14 लाख रुपए के गहने पार कर लिए। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंची थीं ताकि किसी को उन पर शक न हो। उनमें एक ने ज्वेलरी खरीदने के बहाने सेल्समैन को अपनी बातों में उलझाया। बाकी महिलाएं पास में ही गहने वाले काउंटर के पास लगी कुर्सियों पर बैठ गई। जब सेल्समैन गहने दिखाने में बिजी हो गया तो मौका पाकर एक महिला ने सोने की इयररिंग से भरा डिस्प्ले पैड उठा लिया। उसने डिस्प्ले पैड अपनी बाईं और दूसरी ओर महिला जो बैठी थी उसको दे दिया। उसने उसे शॉल में छिपा लिया। ये पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल 4 अज्ञात महिलाओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस इन महिलाओं की तलाश कर रही है। और ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने 2 दिन तक चली रेड के बाद यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। ईडी की कोलकाता जोनल ऑफिस ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह कार्रवाई की। ईडी ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अनुराग द्विवेदी से जुड़े दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ और वाराणसी में कुल 9 ठिकाने पर छापेमारी की थी। तो ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में अनुराग द्विवेदी की 2 लग्जरी गाड़ियां ईडी ने जब्त की है। ऑनलाइन सट्टेबाजी के इस पूरे मामले पर ईडी इस वक्त छानबीन कर रही है। दिल्ली, मुंबई, सूरत, लखनऊ, वाराणसी में छापेमारी की गई थी, जिसके बाद आखिरकार 2 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया गया। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी की ये लग्जरी गाड़ियां थी। और पंजाब में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। बदमाशों ने कल अमृतसर में सरपंच की गोली मारकर हत्या की थी, तो अब कबड्डी प्लेयर को मौत के घाट उतार दिया है। लुधियाना में
बदमाशों ने कबड्डी प्लेयर गगनदीप की हत्या कर दी। बदमाशों ने गगनदीप को खेत में दौड़ा कर गोली मारी। हत्या के बाद परिवार में मातम है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और बताया जा रहा है कि पुराने विवाद को लेकर बदमाशों ने हत्या को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने गगनदीप को घेर लिया। हथियारों से लैस आरोपियों ने पहले उसके साथ बदसलूकी की, फिर खेतों में दौड़ाकर गोलियां मारी। हत्या के बाद से परिवार में भी कोहराम मचा है। पंजाब में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिन दहाड़े बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं। कबड्डी प्लेयर की हत्या से पहले बदमाशों ने अमृतसर में सरपंच की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसका वीडियो भी आ गया था, जिसपे आप साफ देख सकते हैं बदमाश पीछे से आते हैं, सिर पर गोली मारकर फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े ऐसी वारदातें पंजाब में हो रही हैं, जिसके बाद पुलिस के ऊपर कई सवाल हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत पनीजा जुड़ गए हैं। पुनीत, इस बारे में क्या जानकारी मिली? आखिरकार किस लिए हत्या की गई है? क्योंकि पंजाब में तो लगता है कि शायद हत्याओं का सिलसिला है और उसकी वजह सामने नहीं आ रही है। देखिए, जो कबड्डी प्लेयर की हत्या हुई है उसे पुलिस आपसी रंजिश का मामला मानकर चल रही है। पुलिस का यह कहना है कि कुछ दिन पहले ही गांव के अंदर एक झगड़ा हुआ था 31 दिसंबर के दौरान, तो उसी दौरान जो है ये जो हत्या है ये झगड़े की वजह मानी जा रही है। और इस पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की है। हालांकि पुलिस जो है अभी इसमें किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, इतना जरूर है, लेकिन 12 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। जो गगनदीप सिंह था, विधायक का भतीजा और कबड्डी प्लेयर था, उसके मां के बयान के आधार पर यह जो एफआईआर दर्ज की गया। लेकिन क्योंकि चुनावी साल है और इसलिए एक के बाद एक जो मर्डर की घटनाएं पंजाब के अंदर सामने आ रही हैं, सरेआम गोली चलाकर लोगों को मारा जा रहा है। उससे पहले कपूरथला, फिर फिरोजपुर और अब अमृतसर और अब लुधियाना। ये क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा है? सवाल का जवाब पंजाब पुलिस को देना होगा। शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लगी है। बारूद के बम के वजह से एक के बाद एक धमाके होने लगे। फैक्ट्री में धमाके से यह खुलासा हुआ कि साबुन की फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। फैक्ट्री के अंदर से निकलते धुएं का गुब्बार देख लोग जब वहां पहुंचे तब उन्हें पता चला कि वहां बड़ी मात्रा में पटाखे का स्टोर है। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अमरोहा की, जहां पर एक साबुन बनाने की फैक्ट्री के अंदर पटाखे बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। और जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद लोगों को पता लगा कि यहां पर साबुन नहीं, यहां तो पटाखे बनते थे और साथ ही साथ बारूद रखा था, जिसकी वजह से एक के बाद एक धमाके होते रहे। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां 6 साल के बच्चे की नरबली के लिए अगवा किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने 22 दिन बाद बच्चे को बरामद कर इस साजिश का पर्दाफाश भी कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस बच्चे को 10 दिसंबर को अगवा किया गया था। उसके बाद से उसे कमरे में बंद रखा गया था। बच्चे के माता पिता ने सारी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन केस की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही। और पुलिस के मुताबिक आरोपी एक बाबा के संपर्क में थे, जो तांत्रिक क्रिया के जरिए धन वर्षा कराने का दावा करता था। 22 दिनों तक एक कमरे में रखा हुआ था, जो कि उन्होंने जस्ट घटना से पहले 2 दिन पहले ही उसको किराए से लिया था। बच्चे को एक कमरे में ये लोग रखते थे और उसको कमरे से उन्होंने बाहर नहीं निकाला और उस पर तांत्रिक क्रियाएं भी उन्होंने की थी। तांत्रिक क्रियाओं करने का उद्देश्य धन वर्षा कराना और गड़ा हुआ सोना प्राप्त करना था। और जो एक अन्य व्यक्ति था, अन्य आरोपी था, उसको ये भी लालच दिया गया कि तेरी जो समस्या है, जो पर्सनल समस्या है, वो भी इस तांत्रिक क्रिया से दूर हो जाएगी। इसमें मैन अंकित नाम का बाबा है, जिसने ही जो है ये तांत्रिक क्रियाएं कराई थी। खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां पर कोनसीमा जिले में गैस लीक से हड़कंप मच गया। ओएनजीसी के पाइपलाइन में अचानक गैस का रिसाव होने लगा, जिसके चलते तेज धमाका हुआ और वहां आग लग गई। आग की लपटें ऊंची ऊंची उठने लगी। आग इतना विकराल था कि जो जैसा था वहां से भाग जाने के लिए कोशिश करता रहा। गैस लीकेज को देखते हुए आसपास के 3 गांवों को खाली करा लिया गया है। आपको जानकारी देते हैं, 600 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। रेस्क्यू टीम और ओएनजीसी के अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ओएनजीसी के तेल के कुएं में उस समय आग लग गई जब वहां मरम्मत का काम चल रहा था। इसी दौरान जोरदार धमाके के साथ गैस और कच्चे तेल का एक बड़ा फव्वारा हवा में उठने लगा। गैस का रिसाव इतना भयानक था कि लीक हुई गैस में तुरंत आग लग गई और चारों तरफ घना धुआं और गैस फैल गई, जो घने कोहरे जैसी लग रही थी।
अब सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन की ओर से लाउडस्पीकर के जरिए बिजली के स्विच बंद रखने के लिए लोगों से कहा गया, गैस चूल्हा बंद करने के लिए कहा गया, अगर गैस चालू है तो उसे बंद करने के लिए कहा गया, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल ना करने की हिदायत दी गई और इसके बाद लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। फिलहाल इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी अभी में अब खबर राजस्थान के टोंक से, जहां खुदाई में एक रहस्यमय घड़ा मिला है। घड़े के मिलने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को लगी, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घड़ा लूटने के लिए लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज कर जैसे तैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस घड़े में सोने का खजाना है। पुलिस ने पुरातत्व विभाग को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद एएसआई ने घड़े का निरीक्षण किया है, लेकिन इसमें क्या है या क्या नहीं है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अब जेसीबी से खुदाई के दौरान जैसे ही घड़ा नजर आया, ग्रामीण घड़े पर टूट पड़े। लोग धन धन के चिल्लाने लगे। इसके बाद वहां लूट मच गई। लोग घड़े को देखने के लिए, उसमें क्या निकला है उसको जानने के लिए धक्का मुक्की करने लगे, क्योंकि लोगों को लगा कि शायद उसके अंदर सोना है, जेवरात है, अशर्फियां हैं। देखिए, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, सब इस धन को लूटने के लिए बस दौड़ पड़े। बाद में पुलिस ने लोगों को वहां से हटाकर घड़े को अपने कब्जे में लेकर ट्रेजरी ऑफिस में रखवा दिया है। बताया जा रहा है कि यह घड़ा एक तांत्रिक ने दबाया था, जिसके बाद जब खुदाई हो रही थी तो उसी दौरान यह घड़ा मिला।